हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, नेट के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट फेज के एग्जाम्स तो हो ही रहे हैं और आज है 16 जून। तो फर्स्ट फेज के एग्जाम कल फिनिश हो जाएंगे और सेकंड फेज के एग्जाम होना है स्टार्ट 19 जून से। आपके एडमिट कार्ड भी अभी तक तो मैंने चेक किया नहीं आए थे, लेकिन मे भी कल तक या जो आपके फर्स्ट फेज के एग्जाम कंप्लीट होंगे तब तक आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। पर मेन फोकस है 19 जून के एग्जाम पर, जो कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के, उनका एग्जाम 19 तारीख को ही है। तो उनके लिए मैं अब से हम सिर्फ फोकस करेंगे एजुकेशन पे और एक यूनिट को एक ही वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूंगी ताकि रिवीजन हो पाए और आप तक जो भी डेटा है वो पहुंच पाए। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे आपको एक वीडियो सुनना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे और रिवाइज हो जाएंगे। चलिए बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 4, जो कि है टीचर एजुकेशन की। टीचर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षक शिक्षा, ठीक है। मतलब जब हम टीचर बनने के लिए एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसको हम टीचर एजुकेशन कहते हैं। तो जो भी इस फील्ड के हैं उनको बेसिकली कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं टीचर एजुकेशन के लिए, क्या क्या होता है। तो आपका बीएड सबसे इम्पोर्टेंट है। बीएड होता है आजकल, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो गया है, बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड भी होता है। तो क्या होता है कि आपका 12th के बाद ही जब आप कोर्स अडॉप्ट करते हो तो आप एक सब्जेक्ट एजुकेशन ले लेते हो। 3 साल सारे ही सब्जेक्ट के साथ में एक सब्जेक्ट होता है एजुकेशन का, और फिर आपका जो चौथा साल होता है वो कंप्लीट एक एजुकेशन पर ही समर्पित होता है, तो बीएड के लिए हो जाता है। तो ऐसे करने से आपका 1 साल बच जाता है। पहली बात तो ये है। तो शिक्षक शिक्षा में एक और आपका कोर्स होता है जिसको बीटीसी या डीएलएड कहते हैं। इसके साथ में बीएलईएड भी होता है, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्टूडेंट्स उसके लिए टीचर बनना चाहते हैं वहाँ के लिए शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस हैं। इसके बाद अगर आप टीचर को टीच करने के लिए एजुकेशन लेना चाहते हैं, मींस आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और बीएड कॉलेजेस या फिर बीटीसी कॉलेजेस या डीएलएड कॉलेज में एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको करना होता है एमएड या फिर एमए एजुकेशन। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको वही एग्जाम फेस करना होता है जो अभी आप कर रहे हैं, यानी कि नेट का एग्जाम करना होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ठीक है। इसके अलावा आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। किसी भी एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए पूरी रिसर्च वाला प्रोसेस होता है, उसको करके आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए, जब आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो अब हम मेन की पॉइंट्स देखेंगे टीचर एजुकेशन के, ताकि आप समझ सकें कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या होता है। मेनली फोकस किस चीज पे हम करते हैं टीचर एजुकेशन के लिए? तो देखिए, टीचिंग स्किल्स पर। अगर आप टीचर एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या सीखना है? स्किल सीखना है कि टीचिंग की कौन कौन सी स्किल्स हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को जब पढ़ाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ा सकें। पेडागोजिकल थ्योरी। पेडागोजिकल थ्योरी मतलब शिक्षण शास्त्र की थ्योरी। कौन कौन से ऐसे एम्स होते हैं पढ़ाने के, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। मेथड्स तो विधियां एक ही हो गया। मतलब आप कितने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, आपका टीचिंग प्लान कैसे बनाया जाता है, होमवर्क स्टूडेंट्स को कैसे दिया जाता है, क्रिएटिव एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पेडागोजिकल थ्योरी के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। हाउ टू टीच, ये पढ़ना पड़ता है बेसिकली। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल स्किल्स, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है ना वो केवल रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। एजुकेशन कैसे हो गया है कि आपको एक बच्चे की थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, उसको आगे जाके करियर में किस तरह से उसको आगे बढ़ना है, इसकी आपको इसको ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देना है। तो प्रोफेशनल स्किल्स को भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचर एजुकेशन के जो की पॉइंट्स हैं, मेनली किस पर फोकस किया जाता है? टीचिंग स्किल पर, पेडागोजिकल थ्योरी पर और प्रोफेशनल स्किल्स पर। क्लियर? नेक्स्ट आता है पेडागोजिकल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पेडागोजिकल थ्योरी होती क्या है? तो देखिए, इसको कहा जाता है एक तो शिक्षण शास्त्र, है ना। और शिक्षण शास्त्र में हम मेनली फोकस करते हैं 3 एंगल पर, ठीक है। 3 एंगल कौन कौन से होते हैं?
फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक पक्ष क्या है, शिक्षण क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इसके पीछे का विचार क्या है, इसके पीछे का थॉट क्या है, इसको समझना, तो वो हो जाता है फिलोसफिकल कंसिडरेशन। क्लियर। फिर आ जाता है सामाजिक विकास, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, जो बच्चा है वो भी कहाँ पर रहता है, समाज में रहता है, तो उसका सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन देखा जाता है कि उसको हम इस तरीके से पढ़ाएं कि वो समाज में एक अच्छा नागरिक बने, आगे जाकर अपने समाज का, अपने देश का भला कर सके, तो वो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट आ जाता है। मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम स्टूडेंट्स के सामने जाते हैं, सपोज करें आप टीचर हैं और आपके सामने जो क्लास है वो भरी हुई है और 40 से 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे भी हैं अगर आप, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो उन सभी का जो मनोवैज्ञानिक स्तर है वो एक टीचर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग मेंटालिटी वाला होता है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। उसको कैसे सिखाना है, किस तरीके से समझाना है और कैसे आप उसको पढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें जानना जरूरी होता है। तो जो पेडागोजिकल थ्योरी होती है उसमें इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आपका जो शिक्षण का कोर्स है वो रेडी किया जाता है। ठीक है, फिलोसफिकल, सोशलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोफेशनल स्किल पर बात कर लेते हैं कि क्योंकि अभी हमें ये सारी चीजें पढ़नी है ना, तो हम एक एक को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या होती हैं, तो प्रोफेशनल स्किल्स में देखिए टेक्निक, किस नई नई टेक्निक्स इजाद होती जा रही। हमने तो वो एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा है जब वैदिक कालीन एजुकेशन था, और भी ज़्यादा पहले का, जब गुरुकुल में शिक्षा होती थी और जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, वो केवल स्टूडेंट्स को वर्बली ही उपदेश देते थे और बच्चे उनको कैच करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब टेक्निक्स चेंज होने लगी। पहले से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता, चॉक डस्टर से पढ़ाया जाता था, एक पेड़ के नीचे भी कक्षा लग जाती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस चेंज हो रही हैं, अलग अलग टेक्निक्स ईजाद हो रही हैं। आज स्मार्ट बोर्ड से एजुकेशन होता है, कंप्यूटर से एजुकेशन होता है, ऑनलाइन भी एजुकेशन होता है, बहुत अलग अलग तरीके से। तो प्रोफेशनल स्किल्स में होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स को इम्प्रोवाइज करो, लगातार अपडेट करते जाओ, है ना, अपग्रेड करते जाओ। और फिर आता है स्ट्रैटेजी, कैसी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आप हर एक विषय को अलग अलग तरह से पढ़ा सको। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस, आपको अलग अलग तरीके के अप्रोच अपनाने होते हैं शिक्षक को, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, एक टीचर की। टीचर किस तरीके से अपने आप को टीचर बनने के लिए एजुकेट करता है ना, वो बात की जा रही है। तो अलग अलग तरीके के अप्रोचेस उसको अपनाने होते हैं ताकि बच्चे को सिखा सके, समझा सके और उसको बहुत ज़्यादा उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, इसके साथ साथ में सॉफ्ट स्किल, बहुत ही लाइट जो स्किल्स होती हैं उनको अपनाना, काउंसलिंग मतलब उनका निर्देशन करना, परामर्श उनको देना। ठीक है, तो काउंसलिंग स्किल भी होनी चाहिए। बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको किस तरीके से आप डील कर सकते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ और आपको बात करके कुछ समझा रही हूँ, तो वो क्या हो जा रहा है, इंटरपर्सनल हो रहा है। तो इंटरपर्सनल स्किल, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है और उसको समझाता है। कंप्यूटर स्किल, आज की तारीख में कंप्यूटर स्किल तो बहुत ही मतलब ज़रूरी हो गई है। और साथ ही साथ में मैनेजमेंट स्किल, क्लास को मैनेज करना है आपको, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनेज करना है, हर चीज़ को मैनेज करना है। तो ये सारी स्किल्स होती हैं जो कि प्रोफेशनल स्किल्स के अंतर्गत आती हैं, जो कि एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एजुकेशन। जान लेते हैं हम कि टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेचर क्या होता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब मैं ये बोलूँ कि मैंने बीएड कर लिया है और मैं अब एक शिक्षक बन गई हूँ, है ना, उसके बाद मुझे कुछ जानने समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सबसे बड़ी गलत हूँ, है ना। क्यों गलत हूँ, क्योंकि हर एक दिन नया होता है, नया नॉलेज आपको मिलता है और एक वही व्यक्ति एक अच्छा टीचर हो जाता है जो एक अच्छा लर्नर होता है, जो एक हमेशा ज़िंदगी में लर्न करने के लिए तैयार होता है, सीखने के लिए तैयार होता है। वो तो सीखने की जो प्रोसेस है वो तो हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है, बूम टू टूम की बात की जाती है, मतलब जन्म
से पहले और मृत्यु तक हमारी सीखने की प्रोसेस चलती रहती है। तो इस तरीके से भी जो ये वाला प्रोसेस है आपका टीचर एजुकेशन का भी प्रोसेस है ना, हाँ ठीक है एक कोर्स कंप्लीट हो गया, बट ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार हम हर रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके बाद में व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि सतत भी है और व्यापक भी है। इसके अलावा डायनेमिक है, गत्यात्मक कहा जाता है इसे, डायनेमिक प्रोसेस है। तो एजुकेशन ही है, पहले बात तो की जाती है सतत और व्यापक, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव और डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके अलावा ये भी कही जाती है बात, टीचर आर मेड नॉट बोर्न। कई बारी कहा जाता है ना कि मुझसे तो पढ़ाते नहीं आता है, टीचर तो यार हर व्यक्ति थोड़ा बन पाता है, उसको तो मतलब टीचर तो पैदा होते हैं। लेकिन ऐसा टीचर एजुकेशन इस चीज को डिनाई करता है। वो ये कहता है कि अगर आप एक व्यक्ति को टीचर बनने के लिए पूरी तरीके से उसको प्रोफेशनली और पर्सनली और हर तरह से आप उसको शिक्षित करो तो वो टीचर अच्छा बन सकता है। तो टीचर आर मेड नॉट बोर्न, यानी कि बोर्न सॉरी, तो अगर आप टीचर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को पूछेंगे ना तो यहाँ पर ये लिखा जाता है शिक्षक बनाए जाते हैं, वे पैदा नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, तो हर किसी ने यहाँ पर जो भी एजुकेशन से नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ये जानता होगा कि उसने बीएड किया होगा, उसने एमएड किया होगा, एमए एजुकेशन किया होगा, है ना। तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि एक तो पार्ट होता है एलिमेंट्री का, मतलब टीचर एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल का होता है, मतलब 1 to 5th क्लास तक के लिए। उसके बाद होता है सेकेंडरी लेवल पर, मतलब आप सेकेंडरी लेवल पर मतलब 6 से लेकर आप 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, एक एलिमेंट्री पर और एक होता है सेकेंडरी के लिए, ठीक है। जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तब भी ये दो प्रकार का एग्जाम होता है ना, दो फेज में, दो तरह से होता है। वन होता है एलिमेंट्री के लिए और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी के लिए। जब भी आप सीटेट देते हो तो दो प्रकार के होते हैं ना, तो यही है टीचर एजुकेशन का जो भी प्रोग्राम है वो भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी। अब बात कर लेते हैं स्कोप की, ठीक है। तो स्कोप क्या क्या है टीचर एजुकेशन के, तो देखिए बात है कि डिफरेंट लेवल है, टीचर एजुकेशन के लेवल्स क्या है, डिफरेंट है। और वो डिफरेंट लेवल क्या क्या है, तो देखिए प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, ठीक है। प्री प्राइमरी के लिए स्टूडेंट्स जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनको अलग तरीके से सिखाया जाता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल अबोध है, उसे बोलना भी प्रॉपरली नहीं आता है, उस बच्चे को कैसे सिखाओगे। अब अगर मान लेते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है एक टीचर, उसको ही प्री प्राइमरी में भेज दिया जाए तो बच्चे को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों, एक छोटे बच्चे को डील करना अलग बात है और एक बड़े और मैच्योर और पढ़े लिखे बच्चे को डील करना अलग बात है। तो प्री प्राइमरी एक स्कोप हो जाता है, दूसरा एलिमेंट्री जो थोड़े और उससे बड़े हो जाते हैं 1 to 5th क्लास के, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी मतलब 11th और 12th के, और उसके बाद हायर एजुकेशन मतलब कि आपके जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो हो जाते हैं। तो ये हो गए इनकी डिफरेंट लेवल। फिर आ जाता है ट्रायंगुलर बेसिस। जो टीचर एजुकेशन की प्रोसेस है ना वो ट्रायंगुलर बेसिस पर है, मतलब आप क्या कहेंगे उसके 3 एस्पेक्ट्स है, ट्रायंगुलर बेसिस पर होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। फिलोसॉफिकल और सोशियोलॉजिकल और क्या साइकोलॉजिकल, है ना। जब आएगा ना मान लेते क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार होते हैं या कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे ये ट्रायंगुलर बेसिस की बात हो रही है। और अगर ये भी पूछा जा सकता है ट्रायंगुलर बेसिस का मतलब क्या है, तो आपको इन्हीं तीनों का नाम लेना है ना, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन का मतलब क्या है, क्या एस्पेक्ट ध्यान में रखे जाते हैं। तो देखिए बात इतनी है कि एक टीचर आप बना रहे हैं तो टीचर कैसा होना चाहिए, पहले उसको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, उसके टीचिंग में क्वालिटी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से बच्चों के साथ में एडजस्ट कर पाए, बच्चों के साथ बच्चे उसके साथ एडजस्ट कर पाए, उसके बोलने की कौशल उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी समझाने की कौशल अच्छी होनी चाहिए, इमोशनली साउंड बच्चा आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इमोशनली वीक है, घर से लड़के आए हैं तो बच्चों को मार पीट दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर तरीके से एक क्वालिटी मेंटेन करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए जो टीचर बन पाए। आप ये सोचें, चाणक्य ने कहा था
कि प्रकृति का उत्थान और विनाश केवल एक ही व्यक्ति पर निर्भर करता है, शिक्षक पर। ठीक है, तो टीचर सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। अगर टीचर अच्छा है, शिक्षा अच्छी हो रही है, तो आप सोचिए एक पूरी जनरेशन आप एक अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं। और अगर शिक्षण अच्छा नहीं हो रहा है तो एक पूरी जनरेशन खराब होती है ना। तो एस्पेक्ट में ये कहा जाएगा क्वालिटी ऑफ टीचिंग को ध्यान में रखना चाहिए। टीचिंग जो हो वो क्वालिटी वाला हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने सिलेबस ले लिया, किताब में देखा, नोट करा दिया। मैंने देखा है कई सारी जगह पर होता है ऐसा कि टीचर्स क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बुक ले ली और बुक में बच्चों से कह दिया कि पेज नंबर 35 खोल लो, उसमें से सेकंड पैराग्राफ को टिक कर लो, फोर्थ पैराग्राफ को टिक कर लो और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। फिर पेपर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अगले पेज पर, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ टिक कर लो, हो जाएगा। तो ये टीचिंग नहीं है। आप क्या करा रहे हैं, आप उन्हें रटाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को ना तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ना ही उसको कोई भी बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये टीचिंग नहीं होती है, ये सिर्फ पता नहीं क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और हम इलेबोरेट कर। चलिए आगे देख लेते हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो देखिए इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्री सर्विस, एक होता है इन सर्विस, ये होता है ओरिएंटेशन और फिर होता है रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है, प्री सर्विस का मतलब क्या है, आप मतलब टीचिंग एजुकेशन के प्रोग्राम पे गए हो, जैसे कि बीएड, बीएलएड, डीएड, ठीक है, इसके बाद डीएलएड होता है, तो आप टीचर बने नहीं हो, है ना। तो प्रिपेयर फ्रेशर फॉर टीचिंग, एक तरह से जो व्यक्ति टीचिंग करना चाहता है, आगे जाकर टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, तो उसको प्रिपेयर करना किसके लिए, टीचिंग के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पूछा जाता है टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड होता है इन सर्विस। इन सर्विस का मतलब होता है क्या, आप ऑलरेडी टीचर हैं और उसके बाद आपको अपग्रेड करने के लिए इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, और जिसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, एनसीईआरटी। ठीक है, और उसके बाद में डाइट, आपका डाइट एक संस्था होती है और उन सारे लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, मतलब कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म तो पता है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और उसके बाद में आता है नेक्स्ट 3rd नंबर का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी एक प्रोग्राम होता है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है, और जो कि 4 वीक या फिर अप्रोक्सीमेटली 144 घंटे की बात कही जाती है। ओरिएंटेशन में एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ऑब्वियसली उन सभी के लिए होता है जो ऑलरेडी टीचर हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे टीचर्स जो होते हैं उनका गर्मियों की छुट्टियों में ओरिएंटेशन टाइप का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो नया नॉलेज क्या आया है, करिकुलम में क्या अपग्रेड हुआ है, इस तरीके की कोई रिसर्च प्रोसेस चल रही है, या फिर कुछ भी नया जो है वो एक स्किल को इनहेंस करने के लिए सिखाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम भी एनसीईआरटी की साइड से भी करते हैं, स्कूल की जो संस्थाएं होती हैं वो अपने आप भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करती हैं। ठीक है, अलग अलग संस्थाएं इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, बट ये बात आप मान के चलिए कि अगर टीचर एजुकेशन की बात की जा रही है, स्कूल एजुकेशन की बात की जा रही है, तो इस पर मेनली कौन 2 संस्थाओं का कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो एनसीईआरटी और एनसीटीई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी का काम क्या होता है, ये सारे कोर्सेज ऑर्गेनाइज करना, बीएड, बीएलएड, डीएलएड, एमएड और पीएचडी, इन सभी का जो सिलेबस होगा ना वो एनसीईआरटी के द्वारा ही बनेगा। सिलेबस होगा, करिकुलम जो होगा वो इसके द्वारा बनेगा। और ये संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और एनसीटीई जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, क्वालिटीज के लिए, क्या नॉर्म्स होने चाहिए टीचर एजुकेशन के, उसके लिए, फिर क्वालिटी रिसर्च के लिए, और किस तरीके से आपको कंडक्ट करवाना है टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो संस्था होती है
वो क्या है, एनसीटी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, कि टीचर एजुकेशन जब प्रोग्राम बनता है तो उसका पूरा खाका कैसे तैयार होता है। तो देखिए, इसमें दो मेनली कोर्सेज मनाए जाते हैं, एक पेडागोजिकल कोर्स होता है और दूसरा होता है फाउंडेशन कोर्स। सभी बीएड करके आए हैं, सभी को पता है, आपने अपने बीएड का एक बार ध्यान कर लेना कौन सा कोर्स आपने पढ़ा था, तो आपको याद होगा अच्छे से कि 4 तो आपके मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे और 2 होते थे पेडागोजी के सब्जेक्ट, जिसमें आपको टीचिंग जाकर करनी पड़ती थी, जिसमें आपको लेसन प्लान जाकर बनाना होता था, और एक होता था आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको आप लेते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते थे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर टीचर एजुकेशन। ये मतलब इस तरीके के आपको क्या लेना पड़ते थे, एक फंडामेंटल कोर्स हो गया और दूसरा हो जाता था पेडागोजिकल कोर्स और एक हो जाता था ऑप्शनल, है ना। तो ये है पेडागोजिकल कोर्सेज में क्या होता है, करिकुलम स्टडी पढ़नी पड़ती है, पेडागोजिकल स्टडी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में नॉलेज एंड करिकुलम आपको पढ़ना पड़ता है कि कैसे, जिसमें एक पेपर होता है जिसमें नॉलेज और करिकुलम, कैसे करिकुलम को बनाया जाता है, करिकुलम को चेंज कैसे किया जाता है, सिलेबस में, करिकुलम में और पाठ्यचर्या में, तीनों में क्या डिफरेंस है ना, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम कैसे होता है, आपको अलग जगह पर, किसी एक जगह पर आपको भेजा जाता था कैंप के लिए, जहाँ पर आप एक एजुकेशनल कैंप होता है, एक आपका एनसीसी का कैंप होता है, जिसमें आपको एक लीडरशिप बच्चों को सिखानी होती थी कि लीडरशिप किस तरीके से करना है, तो वो एक प्रोग्राम इसमें आता है। ये सारे प्रोग्राम किस में आते हैं, पेडागोजिकल कोर्सेज में आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में साइंस, एसएसटी और लैंग्वेज, 3 सारी चीजें होती हैं जो कि आपके पेडागोजिकल पेपर्स होते हैं। लैंग्वेज का मतलब हो जाता है भाषा, जैसे हिंदी एक हो गई भाषा, इंग्लिश हो गई भाषा, संस्कृत हो गई, और इसके अलावा भी जो और भी लैंग्वेज होती हैं वो। इसके बाद में असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट कैसे करना होता है, मूल्यांकन कैसे करना होता है, ये तो ये सारे कोर्सेज बनाए जाते हैं किसके लिए, पेडागोजिकल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है फंडामेंटल कोर्सेज। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक कोर्सेज। तो कौन कौन से होते हैं, लर्नर स्टडीज, जिसमें आप साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हो, हाउ टू लर्न, किस तरह से आपको सिखाना है। इसके बाद में कंटेम्पररी स्टडी, कंटेम्पररी स्टडी में आप क्या पढ़ते हो, समकालीन शिक्षा किस तरह से चलती है उसके बारे में पढ़ते हैं। एजुकेशनल स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एजुकेशनल स्टडीज के बारे में पढ़ते हैं। टीचर लर्निंग थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, और एम्स, नॉलेज एंड वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूरा आपका एक तरह से टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है। एक यहाँ पर एक ऑप्शनल पेपर भी जरूर होता है, जो कि अलग अलग कोर्सेज में अपने ऊपर स्टूडेंट्स का रहता है कि वो क्या लेना चाहते हैं, ऑप्शनल, है ना, जिसमें अलग अलग 7 तरह के ऑप्शंस होते हैं। करिकुलम, इसके बाद में एनवायरमेंटल साइंस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, है ना, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो प्रोग्राम है जो कि हम बीएड के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम। अब हम इसमें थोड़ा कुछ और भी पढ़, चलिए कुछ थ्योरीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और वो थ्योरीज के बारे में भी पूछा जाता है प्रश्न। और तो डेंग एंड लूक की थ्योरी है जो कि 2008 में दी गई थी, और ये किस बेस पर है, तो डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पर, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पर, एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्शन ऑफ नॉलेज पर। ठीक है, डेंग और लूक ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि एक तो पहले डिसिप्लिनरी होना चाहिए, मतलब जो भी एजुकेशन है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। कब क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस लेना है, कितना करिकुलम होना चाहिए, कब इवैल्यूएशन होना चाहिए, कब एग्जाम होना चाहिए, कब टेस्ट होना चाहिए, किस तरीके, है ना, इस कॉन्सेप्शन में नॉलेज को आपको बच्चों को देना है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ में एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्शन भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा हाबरमास का भी एक थ्योरी है जो कि इम्पोर्टेंट मानी जाती है, हाबरमास की थ्योरी। और इसके बारे में चूंकि अभी हमारे पास वक्त कम है, इस वजह से हम इसको सिर्फ रिवाइज करें, तो मेन की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और फिर कभी हम इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो 1929 में इनका बर्न हुआ था, मतलब इनका जन्म हुआ था, ये बॉर्न हुए थे, और ये जर्मनी में हुए थे बॉर्न। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने बात करी थी कॉग्निटिव इंटरेस्ट की, मतलब संज्ञानात्मक जो रुचि है उसकी बात कही थी। इसके साथ में कम्युनिकेटिव एक्शन की बात कही थी।
बीस बात इतनी है कि आपको आता बहुत कुछ है लेकिन आप समझा नहीं पाते हो, अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते हो, तो आपका नॉलेज किस काम का। तो अगर नॉलेज है तो पहली तो बात है कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, दूसरी बात उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने ये दो एक्शन पर बात करी। इसके अलावा फिर बात करी इन्होंने टेक्निकल अप्रोच पर, प्रैक्टिकल अप्रोच पर, फिर आता है इनका इमेंसिपेटरी। इमेंसिपेटरी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, एजुकेशन इस तरीके से होना चाहिए जो अंडरस्टैंडिंग हो और ट्रस्ट हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक तरीके से पैरेलली चलने वाला एक प्रोसेस होता है। जिस तरीके से हमने टीचिंग का जो प्रोसेस देखा था कि आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या हो जाती है, अदर देन जो आपका एक प्रोफेशनल टीचिंग चल रही है उसके अलावा, ठीक है, तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट लिया जाता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक है, मेनली ये बात की जाती है कब, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ही की जाती है। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन का मतलब होता है कि व्यक्ति का खुद अपने आप में ही वो क्या करे, ऑब्जर्व करे, कि उसकी ऑब्जर्वेशन को अपना मूल्यांकन कर पाए कि क्या उसने सीखा है, कितना सीखा है, उसको किस तरीके से अपने आप को और अपग्रेड करना है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी टू प्रमोट द रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग को प्रमोट करने के लिए। तो पहली बात आती है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। जर्नल्स को आप समझते होंगे, जर्नल्स क्या होते हैं। तो जर्नल्स एक शोध पत्रिका होती है। सपोज करते हैं कि मुझे अपना एक किसी विषय पर मैंने कुछ छोटा सा शोध किया है और मैं चाहती हूँ कि वो शोध पूरी पब्लिक को पहुंचे और दूसरे लोग भी उसको पढ़ें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस शोध को किसी जर्नल को भेजूंगी कि भाई मैंने एक शोध लिखा हुआ है, एक मेरा काम है, छोटा सा एक मेरा पेपर है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं आपके जर्नल में पब्लिश करवाना चाहती हूँ। तो इस तरीके से जब आपके शोध पत्र किसी एक पत्रिका में पब्लिश होते हैं तो उसको कहा जाता है जर्नल्स। ठीक है, तो जर्नल्स भी कई प्रकार के होते हैं जो आपके शोध को करते हैं। पीयर रिव्यू भी होते हैं, मतलब आपके ही जर्नल्स, आपकी का जो पत्र है उसको कोई और आपके जैसे लोग ही क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो पीयर ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें क्या हो जाता है, एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो जाता है, एक पीयर ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने लिखा है और मेरे जैसा कोई और भी व्यक्ति है जो उसको ऑब्जर्व करके अपनी राय उसमें दे रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाता है, फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है। फिर उसके बाद कोलैबोरेशन रिफ्लेक्शन हो जाता है, दो लोगों के साथ में या दो संस्थाओं के बीच में कोलैबोरेशन होता है और उसके बाद उनका आपस में रिफ्लेक्शन हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। रिकॉर्डिंग अ लेसन, आपने जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग लेसन हो जाता है। तो ये एक तरीके का ओवरलुक है टीचर एजुकेशन का। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। टीचर एजुकेशन के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, थोड़ा कुछ और है जानने के लिए, जैसे कि जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग ही होती है इसके और कौन कौन से माध्यम होते हैं इनको समझने के लिए, और इसके अलावा कुछ प्रश्न करेंगे हम टीचर एजुकेशन के, एक आइडिया मिल जाए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करके नेक्स्ट क्लास भी बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगी। और सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी साइड से। और फिर मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।